नमस्कार दोस्तों, लगन ऑनलाइन एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे संविधान की प्रस्तावना, यानी कि प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए दोस्तों, प्रस्तावना के संबंध में अगर हम बात करें तो ये कहना कतई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि संविधान की प्रस्तावना में ही संपूर्ण संविधान समाहित है, क्योंकि प्रस्तावना ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जो कि अत्यंत ही संक्षिप्त रूप में, यानी अगर यूं कहें कि हमारे संविधान का जो कंप्लीट सारांश है उसी को हम बोलते हैं प्रस्तावना। दूसरे शब्दों में इसको कुछ यूं समझ सकते हैं, जैसे जब भी हम किसी विषय की पढ़ाई कर रहे होते हैं तो चूंकि विषय तो बहुत ही ब्रॉड टॉपिक होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते समय साथ ही साथ उसके मुख्य मुख्य टॉपिक्स को नोट करते रहते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं बुलेट पॉइंट्स। यानी पूरा का पूरा सब्जेक्ट ध्यान में ना रखकर अगर उन बुलेट पॉइंट्स को भी हम दिमाग में रखते हैं तो भी उनसे संबंधित सारा मैटर तुरंत हमारे दिमाग में क्लिक हो जाता है। सेम वैसे ही हमारे संविधान की प्रस्तावना है, यानी कि हमारे संविधान निर्माण के समय जो मूलभूत आदर्श हमारी संविधान सभा द्वारा निर्धारित किए गए थे, उन मूल आदर्शों की व्याख्या का ही दूसरा नाम है संविधान की प्रस्तावना, यानी कि प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और शायद इसीलिए प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहकर भी संबोधित किया गया है। संविधान की आत्मा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टॉपिक के बारे में। दोस्तों, टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके रख लें तथा घंटी के निशान को भी दबा दें, ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पर, जो है संविधान की प्रस्तावना। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रस्तावना की जो भाषा है वो क्या है। प्रस्तावना की भाषा, देखिए प्रस्तावना की जो शुरुआत है, यानी कि प्रस्तावना का प्रारंभ है, वो होता है हम भारत के लोग से। यानी कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये थी हमारे संविधान की प्रस्तावना पूरी की पूरी, जिसके बारे में हम आगे और बात करेंगे। देखिए, प्रस्तावना को समझने के लिए और हमने बनाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य प्रश्न उत्तरों के माध्यम से, यानी कि प्रश्नावली के माध्यम से, और हम पूरी की पूरी प्रस्तावना को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले प्रश्न संख्या 1, संविधान में प्रस्तावना का निर्माण किस प्रस्ताव के आधार पर किया गया था? तो वो है उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर। देखिए, प्रस्तावना से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सारे के सारे प्रश्नों को हमने इस प्रश्नावली में डाल दिया है, एक भी प्रश्न को छोड़ा नहीं है। यानी कि ये सारे के सारे प्रश्न अगर आपने याद कर लिए तो समझ लो आपका प्रस्तावना से संबंधित एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। तो सबसे पहला प्रश्न क्या बोलता है, संविधान में प्रस्तावना का निर्माण किस प्रस्ताव के आधार पर किया गया था? तो वो था उद्देश्य प्रस्ताव। यानी कि जब संविधान का निर्माण हो रहा था संविधान सभा के द्वारा, तो संविधान के निर्माण के उद्देश्य से और एक उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया तथा संविधान सभा के द्वारा पास किया गया। उस उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर ही और संविधान की प्रस्तावना का जो है निर्माण किया गया। अब बात करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव की। तो प्रश्न संख्या 2, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो यह प्रस्तुत किया गया था भारत के प्रथम प्रधानमंत्री,
श्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और उद्देश्य प्रस्ताव जो है संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था संविधान के निर्माण से संबंधित। क्लियर। इसके बाद प्रश्न संख्या 3, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था, यह भी एक क्वेश्चन बनता है। तो यह प्रस्तुत किया था उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को, तथा संविधान सभा के द्वारा इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव से संबंधित 2 क्वेश्चन बनते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को, तथा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया था, तो वो है 22 जनवरी 1947। ये दोनों की दोनों डेटें आपको याद रखनी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। उद्देश्य प्रस्ताव की मूल भावना क्या थी, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पीछे और क्या उद्देश्य था, उसकी मूल भावना क्या थी उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने की, तो वो थी संविधान की मूल संरचना को प्रस्तुत करना, यानी कि संविधान जो संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण होने जा रहा था उसकी संरचना क्या होगी, उस मूल संरचना को प्रस्तुत करना उद्देश्य प्रस्ताव की मूल भावना थी। यानी कि संविधान निर्माण के मुख्य उद्देश्य को प्रस्तुत करना, किस उद्देश्य को लेकर और संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया जा रहा है, उस उद्देश्य को प्रस्तुत करना था उद्देश्य प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य। क्लियर। प्रश्न संख्या 5, प्रस्तावना के अनुसार संविधान किस तिथि को अंगीकृत, अधिनियमित तथा लागू किया गया था, तो प्रस्तावना के अनुसार संविधान जो है 26 नवंबर 1949, यानी कि प्रस्तावना में क्लियर बताया गया है कि आज 26 नवंबर 1949 से हम एक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित करते हैं। यानी कि 26 नवंबर 1949 जो है वो प्रस्तावना के हिसाब से संविधान लागू होने की डेट है, जबकि संविधान लागू होने की वास्तविक तिथि जो है वो है 26 जनवरी 1950। क्लियर। प्रस्तावना के अकॉर्डिंग 26 नवंबर 1949, जबकि वास्तविक रूप से संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। प्रश्न संख्या 6, शाब्दिक रूप से प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया गया है, यानी कि प्रस्तावना के जो शब्द हैं, प्रस्तावना शब्द जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, और प्रस्तावना को मूल रूप से लिया गया है। मूल रूप से अगर ये पूछता है एग्जाम में कि मूल रूप से प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो मूल रूप से लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, यूएसए के संविधान से। क्लियर। प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लिया गया, तो संविधान प्रस्तावना की जो भाषा है उसको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है वहां से और हमारे संविधान की प्रस्तावना की जो भाषा है उसको लिया गया है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व में सर्वप्रथम किस देश के संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया माना जाता है? सबसे पहले वर्ल्ड में और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में और प्रस्तावना को शामिल किया गया था, जहां से और हमारे देश में, जहां के संविधान से लेकर हमारे देश के संविधान में इसको रखा गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान, विश्व में सर्वप्रथम प्रस्तावना को शामिल किया गया। क्लियर। यह भी एक क्वेश्चन बनता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस उपनाम से संबोधित किया जाता है? तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के उपनाम से संबोधित किया जाता है, संविधान की आत्मा, तथा इसे दूसरा इसका नाम उद्देशिका भी, क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा इसका निर्माण हुआ था तथा संविधान के अंत में, संविधान निर्माण होने के सबसे अंत में इसको संविधान में जोड़ा गया था, इसलिए इसको उद्देशिका कहकर भी बोलते हैं। वैसे इसको संविधान की आत्मा कहकर संबोधित करते हैं प्रस्तावना को। अच्छा, संविधान की आत्मा जहां बात आती है वहां एक क्वेश्चन ये भी बनता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस उपबंध को संविधान की आत्मा के नाम से संबोधित किया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अगर नाम लेके पूछता है कि संविधान की आत्मा किसको कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, तो भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में दिया गया है, इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार को और संविधान की आत्मा कहकर संबोधित किया था। क्लियर। अगर बिना भीमराव अंबेडकर का नाम लिए पूछता है तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसी को संविधान की आत्मा बोलते हैं, परंतु अगर BR अंबेडकर का नाम लेकर और प्रश्न पूछा जाता है तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में, उसको संविधान की आत्मा कहकर और भीमराव अंबेडकर ने संबोधित किया था, संविधान की आत्मा। क्लियर।
ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन का है, इसको क्लियर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, किस संविधान विशेषज्ञ ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहकर संबोधित किया था? यानी कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र, ये कहकर किसने संबोधित किया था? तो वो थे श्री N.A. पालकीवाला, जो संविधान के विशेषज्ञ थे, संविधान विशेषज्ञ श्री N.A. पालकीवाला, जिन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहकर संबोधित किया था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का लेखन किन किन भाषाओं में किया गया था? यानी कि प्रस्तावना को जो लिखा गया था संविधान में, वो किन किन भाषाओं में लिखा गया था? तो वो था अंग्रेजी तथा हिंदी, दो भाषाओं में लिखा गया था, अंग्रेजी भाषा तथा हिंदी भाषा में। क्वेश्चन नंबर 13, प्रस्तावना की शुरुआत अथवा प्रस्तावना का जो प्रारंभ है वो किन शब्दों के साथ होता है? तो अभी हमने पढ़ा था प्रस्तावना का जो प्रारंभ है वो होता है हम भारत के लोग, इन शब्दों के साथ, हम भारत के लोग, यानी कि भारत के लोगों को और संविधान में सर्वोच्च शक्ति बताया गया है, सर्वोच्च शक्ति। यानी कि प्रस्तावना की शुरुआत ही इन्हीं शब्दों से होती है, यानी कि हम भारत के लोग, यानी कि भारत की जो जनता है वो संविधान में सर्वोच्च शक्तिशाली, संविधान की सारी शक्ति भारत की जनता में निहित बताई गई है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 40, प्रस्तावना के अनुसार संविधान की सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित होती है? तो अभी हमने बात की भारत की जनता में, यानी कि भारत की जनता है वो प्रत्यक्ष रूप से और संविधान की सर्वशक्तिशाली शक्ति है, उसी में सारी शक्ति निहित है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रस्तावना के अंतर्गत कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है? तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय तथा राजनीतिक न्याय। 3 टाइप्स ऑफ न्याय, 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय तथा राजनीतिक न्याय। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16, किस प्रसिद्ध मामले की सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग मानने से इनकार कर दिया था? यानी कि किस मामले की सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है? तो वो मामला था बेरूबरी यूनियन मामला, जो कि 1960 में उच्चतम न्यायालय के सामने समक्ष सुनवाई के लिए आया था। बेरूबरी यूनियन मामला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुनवाई के दौरान प्रस्तावना को संविधान का भाग मानने से इनकार कर दिया था। उच्चतम न्यायालय का तर्क था कि प्रस्तावना जो है संविधान में बाद में जोड़ी गई थी, इसलिए यह संविधान का भाग नहीं है। बेरूबरी यूनियन मामला। अभी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने पिछले निर्णय को पलटते हुए प्रस्तावना को संविधान का मुख्य अंग का दर्जा दिया गया? यानी कि बेरूबरी यूनियन मामला 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान में बाद में जोड़ी गई थी, इसलिए यह संविधान का भाग नहीं है, संविधान से अलग है। परंतु इसके तुरंत बाद एक और मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। यह मामला बेरूबरी यूनियन मामला था 1960 का, जबकि 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, तो इस मामले की सुनवाई के दौरान और सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले निर्णय को पलटते हुए और प्रस्तावना को संविधान का मुख्य अंग का दर्जा दिया। यानी कि इन्होंने कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का मुख्य अंग है, यानी कि संविधान का पूरा जो ब्यौरा है उस ब्यौरे को संक्षिप्त रूप में और प्रस्तावना के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए संविधान का प्रमुख अंग प्रस्तावना को माना गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18, प्रस्तावना से संबंधित भारतीय संसद द्वारा पारित एकमात्र संविधान संशोधन विधेयक कौन सा है? तो प्रस्तावना से संबंधित जो संविधान संशोधन विधेयक है वो एकमात्र 42वां संविधान संशोधन विधेयक 1976। 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान का दर्जा भी दिया जाता है, मिनी संविधान, जो कि 1976 में और भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। 42वां संविधान संशोधन विधेयक। क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, उक्त संविधान संशोधन विधेयक द्वारा प्रस्तावना में कौन से नए उपबंध जोड़े गए? यानी कि 42वां संविधान संशोधन जो विधेयक था उसके द्वारा प्रस्तावना में क्या बदलाव किया गया? तो प्रस्तावना में यह बदलाव किया गया कि इसमें 3 एक्स्ट्रा शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता जोड़े गए। इन तीनों ही शब्दों का अर्थ आगे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 मेन प्रस्तावना की जो मेन थीम है उसकी अभी हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है
प्रस्तावना को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? तो प्रस्तावना के जो मुख्य भाग है वो 4 भागों में प्रस्तावना को बांटा गया है। 4 मुख्य भागों में। कौन कौन से? तो देखिए, सबसे पहले संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि संविधान की प्रस्तावना जो क्या बोलती है कि संविधान सभी नागरिकों के लिए सर्वोच्च होगा। कोई भी नागरिक संविधान के सामने वो छोटा बड़ा नहीं होगा, गरीब अमीर का भेदभाव नहीं होगा, उच्च नीच का भेदभाव नहीं होगा। भारत देश की संपूर्ण जनता, भारत की जनता और संविधान के समक्ष बराबर होगी, सभी का दर्जा बराबर होगा, संविधान सभी के लिए सर्वोच्च होगा। यानी कि संविधान की सर्वोच्च शक्ति जो है वो भारत की जनता में निहित बताई गई है कि भारत की जो जनता है वो ही सर्वशक्तिशाली होगी संविधान के समक्ष। ठीक है, क्योंकि भारत की जनता जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी प्रतिनिधियों का चुनाव, क्योंकि जितने भी और हमारे देश के जितने भी प्रतिनिधि हैं जो मिलकर सरकार चलाते हैं, उन सभी का चुनाव और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी प्रतिनिधियों का चुनाव जो है वो भारत की जनता के द्वारा किया जाता है। इसलिए संविधान में भारत की जनता को और सर्वोच्च शक्तिशाली बताया गया है। क्लियर? ये संविधान प्रस्तावना का प्रथम भाग। इसके बाद अगला जो भाग है प्रस्तावना का वो है संविधान का स्वरूप, यानी कि हमारे संविधान का जो स्वरूप है उस स्वरूप को और प्रस्तावना क्लियरली और आइडेंटिफाई करती है। तो उसमें सबसे पहले बताया गया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या संप्रभु राष्ट्र जिसको बोलते हैं। संप्रभु राष्ट्र का क्या तात्पर्य हुआ कि यानी भारत देश जो है वो एक संप्रभु राष्ट्र है, यानी कि वो अपने आंतरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार के निर्णय लेने में स्वतंत्र है। किसी भी प्रकार का निर्णय स्वयं से ले सकता है, किसी भी विदेशी ताकत को या किसी भी व्यक्ति विशेष को और उसको इन निर्णयों में प्रभावित करने का और कोई भी कारण नहीं बनता है। भारत देश अपने आंतरिक तथा बाह्य निर्णय लेने हेतु पूरी तरह स्वतंत्र है, इसलिए इसको बोला जाता है संप्रभु राष्ट्र। भारत की संप्रभुता सबसे पहली विशेषता। इसके बाद समाजवादी। देखिए, समाजवादी सबसे तात्पर्य है कि भारत का प्रत्येक नागरिक जो भी सामाजिक व्यवस्था है, भारत की सामाजिक व्यवस्था है, उस सामाजिक व्यवस्था को में जो भी जितने भी भारत के नागरिक हैं वो सारे के सारे नागरिक और समान होंगे। समान यानी कि गरीब अमीर, ऊंच नीच, जाति व्यवस्था के आधार पर, धर्म व्यवस्था के आधार पर या किसी भी अन्य आधार पर, और भारत के नागरिकों में किसी प्रकार का भेदभाव राज्य के द्वारा यानी कि भारत के द्वारा, भारत सरकार द्वारा या संसद द्वारा या संविधान के द्वारा किसी भी कारण से और भेदभाव नहीं किया जाएगा। सारे के सारे लोग और इक्वल होंगे। इसके बाद पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य है धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता यानी कि ये समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता, ये तीनों ही शब्द 42वें संविधान संशोधन विधेयक 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे। तो पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य है कि भारत देश की जनता भारत के सभी नागरिकों को किसी भी धर्म के अनुसार आचरण करना, किसी भी धर्म को मानना, उसके अनुसार आचरण करना तथा किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता होगी। यानी कि भारत देश का कोई भी धर्म नहीं होगा, भारत देश का कोई विशेष धर्म नहीं होगा, जो भी धर्म होगा वो भारत की जनता का धर्म होगा। यानी कि भारत की जनता किसी भी धर्म का पालन करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होगी। इसी को बोला जाता है पंथ निरपेक्ष। इसके बाद अखंडता, यानी कि भारत देश जो है वो एक अखंड राज्य है। अखंड, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। भारत एक अखंड मतलब भारत एक राज्यों का संघ है, लेकिन राज्य विशेष अलग अलग अपनी इच्छा से और कोई भी मनमाना निर्णय नहीं ले सकते। भारत एक केंद्रीय शक्ति है, केंद्र में सारी शक्ति निहित है तथा ये अखंड राज्य है। 29 राज्यों का अखंड समूह है भारत, इसलिए बोला गया है अखंडता। क्लियर? इसके बाद लोकतांत्रिक। देखिए, लोकतंत्र जो शब्द है इसका तात्पर्य है जनता का जनता के द्वारा जनता के अनुसार किया जाने वाला शासन, उसी को बोलते हैं क्या? लोकतंत्र। लोक यानी कि जनता, तंत्र यानी सिस्टम, जनता का सिस्टम, जनता का शासन, जिसे बोलते हैं लोकतंत्र। अब इसके बाद गणराज्य या गणतंत्र। देखिए, लोकतंत्र और गणतंत्र में कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो गणतंत्र का जो शाब्दिक अर्थ है वो ये है, जैसे कि हमारे देश में लोकतांत्रिक सरकार है, यानी कि
जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनी हुई सरकार कार्य करती है। तो इसका गणतंत्र शब्द का तात्पर्य क्या है कि भारत की जो भी सरकार होगी वो जनता के द्वारा चुनी हुई होगी तथा वो तानाशाही प्रवृत्ति की, यानी कि वंशवाद जैसे पुराने समय में क्या होता था, राजा का पुत्र ही राजा बनता था, जिसे बोलते थे वंशवाद। तो भारत की सरकार जो होगी वो वंशवाद से नहीं चलेगी, यानी कि जनता के द्वारा चुनी हुई होगी, वंशवाद आधारित सरकार नहीं होगी। उसी को बोलते हैं गणतंत्र, वंशानुगत नहीं होना। क्लियर। इसके बाद तीसरा जो प्रस्तावना का भाग है वो है संविधान का उद्देश्य। प्रस्तावना जो है संविधान के मूल उद्देश्य की व्याख्या करती है। मूल उद्देश्य सबसे पहले न्याय। तो हमने अभी प्रश्न में बात की कि भारतीय प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है सभी नागरिकों के लिए, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक। सामाजिक यानी समाज में छोटे बड़े, गरीब अमीर का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक रूप से देश के सभी नागरिक समान होंगे। देश की जितनी भी आर्थिक परियोजनाएं हैं, आर्थिक रूप से जो भी स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं सरकार के द्वारा, उनका देश के सभी नागरिकों को समान रूप से फायदा पहुंचाया जाएगा। तथा राजनीतिक यानी कि देश के किसी भी नागरिक को चुनाव लड़ने, किसी भी चुनाव में किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी उम्मीदवार को मतदान करने इत्यादि की स्वतंत्रता होगी। यानी कि राजनीतिक रूप से भी देश के सभी नागरिकों को समान न्याय मिलेगा, आर्थिक रूप से भी सभी समान होंगे तथा सामाजिक रूप से भी सभी समान होंगे। इसके बाद अगला स्वतंत्रता, यानी कि देश का वाक्य, देखिए हमारे मूल अधिकारों में और बताया गया है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी विचरण की स्वतंत्रता। यानी कि संविधान में मूल अधिकारों के माध्यम से बहुत से स्वतंत्र अधिकार और देश के नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, स्वतंत्र अधिकार। क्लियर। तो यह है स्वतंत्रता। इसके बाद समता यानी समानता, यानी कि कानून व्यवस्था या संविधान या देश की सरकार के सामने, देश के सभी नागरिक समान होंगे, जिसको बोला गया समता की भावना। इसके बाद व्यक्ति की गरिमा, यानी कि देश के प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करना और राज्य का कर्तव्य होगा, राज्य का कर्तव्य देश के प्रत्येक नागरिक की गरिमा को सुनिश्चित करना। बहुत सी स्कीमें सरकार के द्वारा इससे संबंधित चलाई जाती हैं, जैसे महिला सशक्तिकरण हुआ, ये जितनी भी स्कीमें हैं ये सारी की सारी और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित होती हैं। इसके बाद राष्ट्र की एकता व अखंडता। अभी हमने अखंडता में बात की कि हमारा देश एकता की भावना के आधार पर कार्य करता है, सभी एकजुट होकर और देश के भले के लिए कार्य करते हैं, इसी को बोलते हैं राष्ट्र की एकता, इंटीग्रिटी। इसके बाद बंधुत्व की भावना, यानी कि भाईचारे की भावना। देश के सारे लोग एक दूसरे से मिलजुल कर और देश को प्रगतिशील बनाने के लिए, प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए कार्य करेंगे। सभी आपस में विश्व बंधुत्व है, वसुदेव कुटुंबकम, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि पूरा विश्व ही एक परिवार है, यानी कि सभी लोग आपस में प्रेम भाव और भाईचारे से रहेंगे। इसी को बोला गया है बंधुत्व की भावना। क्लियर। इसके बाद अंतिम प्रश्न, प्रस्तावना को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है, जैसे हमने पहले बात भी की, क्योंकि संविधान निर्माण के अंतिम चरण में इसे संविधान में शामिल किया गया था और उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर इसका निर्माण हुआ था। उद्देश्य प्रस्ताव जो कि जेएल नेहरू के द्वारा पारित किया गया था, जेएल नेहरू, इसलिए इसको उद्देशिका कहकर भी संबोधित करते हैं। बहुत बहुत